वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस की जो बिहार एससीईआरटी की बुक चल रही है उसमें हम लोग 3 चैप्टर क्लियर करेंगे, 13, 14 और 15। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा 13 जो चैप्टर है वो है प्रकाश। प्रकाश नॉर्मली आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग अगर दिन में किसी चीज़ को देख पाते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में देख पाते हैं, और अगर हम लोग जैसे किसी रूम में जाते हैं तो अंधेरा रहता है, और किसी वस्तु को अगर हम देख पाएंगे तो वो प्रकाश की रोशनी में होगा। अब क्या रीज़न है कि जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तभी हमें वो दिखती हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ही रूम है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिस पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो हमें दिख रही है, उसी के पीछे कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट के पीछे छुपी हुई है, वो हमें नहीं दिख पा रही है क्योंकि वो क्या है, अंधेरे में है। तो क्या रीज़न है, क्या क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं जब उस पर प्रकाश पड़ता है तभी दिखाई देती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 3 प्रकार की वस्तुएं पाते हैं। पहले प्रकार में वस्तुएं हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं। पहली ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें पार हो जा रही हैं। दूसरी ओर वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं, पार हो जा रही हैं इसलिए दूसरी तरफ वस्तुएं कैसी दिखाई दे रही हैं, साफ। दूसरे प्रकार की वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती और दूसरी ओर की वस्तुएं बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये दूसरी टाइप दिया गया। तीसरे प्रकार की वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है और दूसरी तरफ की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। तो 3 तरीके की ये जो यहाँ पे प्रकाश और वस्तुओं का बात करी गई है, इस आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड करेंगे 3 तरह में। ठीक है, पहली वाली जो वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार हो जा रहा था और बहुत क्लियरली वस्तुएं दिख रही थी, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी बोलते हैं। दूसरे समूह की वस्तुएं जिनसे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं हो रहा था और हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही थी, तो इनको हम अपारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। तीसरे समूह वाली जो थी जिसमें धुंधली दिखाई दे रही थी, तो उसको हम पारभासी या अर्धपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो ये वस्तुओं के प्रकार हो गए। अब जैसे ये तालिका है पारदर्शी वस्तुओं में, मतलब 1-2 एग्जाम्पल आप ले लीजिए। पारदर्शी वस्तुएं हैं, उनमें ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सब हो गया। अपारदर्शी वस्तुओं में जो है पुस्तक हो गई, टेबल हो गया, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जिसे आर पार ना दिखाई दे। पारभासी में एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें या फिर कोई पेपर ले लें जिसमें घी वगैरह लगी हो, ठीक है, या ऑयल लगा हो, तो उससे आप आर पार देखेंगे लेकिन धुंधला दिखाई देगा। ठीक, तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखना है तो ये दिखाई गया पर्दे पर क्या दिखाई पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें पर्दे पर क्यों दिखाई देती है। ठीक है, जैसे अब पर्दे का यहाँ पे क्या रोल है, यही यहाँ पे हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया, प्रतिबिंब का उल्टा बनना तथा सीधे पाइप से मोमबत्ती या अन्य वस्तुओं को देख पाना, ये घटना बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी यहाँ पे है। प्रतिबिंब यानी इमेज हमेशा किस पे बनती है, पर्दे पे बनती है। तो पर्दे का रोल यहाँ पे यही है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कैंडल जला के रखी और सामने हमने एक कोई ऑब्जेक्ट रख दी, पीछे की तरफ एक ऐसा पर्दा जैसा या कुछ भी ऐसी चीज़ रखी कि जिस पे हमें उसकी इमेज दिखाई देगी। तो होता क्या है कि प्रकाश जो है जब उस वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु सामने से तो हमें दिख रही होगी, लेकिन वस्तु का पीछे वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, अंधेरे में छिप जाएगा। तो हम देखेंगे कि उस वस्तु का शैडो जो है हमें पर्दे पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही मतलब प्रतिबिंब हमें किस पर दिख रहा है, पर्दे पे दिख रहा है। अब ये जो है वो प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, उल्टा बनेगा, सीधे पाइप से मोमबत्ती या अन्य वस्तु को देख पाना, ये सब जो घटनाएं होती हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि प्रतिबिंब का उल्टा बनना ये बताता है कि वस्तुएं रियलिटी में रखी हुई हैं ऑब्जेक्ट के सामने। ठीक है, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उसको सीधा सा आभास किया जाता है कि वहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इमेज हमेशा पर्दे पे बनती है, और ये डिफाइन करता है अगर इमेज बन रही है तो मतलब सीधी रेखा में जब प्रकाश पड़ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट के जिस हिस्से पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रकाश की सीधी रेखा के बीच में डिस्ट्रैक्शन कर रही है, तो उतना पोर्शन क्या होगा, वो शेडो बना देगा कि पीछे की तरफ अंधेरा हो जाएगा। बाकी पोर्शन जो वस्तु के इधर उधर होगा वो आर पार निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इमेज बनना यहाँ पे क्या बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश का टकरा कर लौटना अर्थात परावर्तन। अब परावर्तन का हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रोल है। तो पहले तो परावर्तन का देखिए, प्रकाश स्रोत जिससे पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई प्रकाश स्रोत रख दिया, ठीक है, अब इससे ये जो पहला वाला जो दर्पण है इस पर जो किरण पड़ रही होगी, इसको जो आने वाली जो किरण होती है इसको आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे दर्पण पर डाली गई किरण को परावर्तित, और जैसे ये यहाँ से दर्पण से टकरा करके इस दर्पण पर आ रही है तो ये जो किरण है ये इस वाले दर्पण की
परावर्तित किरण होगी, और ये किरण जब इस दर्पण पे पड़ेगी तो इसके लिए जो है आपतित होगी, और यहाँ से जब निकलेगी तो इसके लिए परावर्तित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दर्पणों का यूज़ किया गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में जो दिखाई दे रहा है कि जो मतलब टॉर्च है उससे शीशे पर जब हमने लाइट डाली तो उसका इमेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी रोशनी हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ वॉल वगैरह पे दिखाई दे रही है। तो सिंपली एक चीज़ और कह सकते हैं कि एक रूम में, जो कि अंधेरा रूम था, जब हमने उसमें लाइट जलाई तो उसमें हमने जिस ऑब्जेक्ट पर जब हमने लाइट डाली तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दी। ये सीधा सा एक एग्जाम्पल है परावर्तन का, क्योंकि जो टॉर्च की लाइट है वो ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों में पड़ रही है, इस वजह से हमें उसकी इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो परावर्तन का जो रोल है वो यहाँ पे है। इसके अलावा आप छाया देख लीजिए। छाया में क्या होता है, दिन में सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं। सूर्य के प्रकाश एक प्राकृतिक स्रोत है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर पीछे प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु की बात करी जा रही है। फलता अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे ही छाया कहते हैं, या छाया के किनारे का भाग। ठीक है, मतलब वही यहाँ पे अब इमेज की जो बात अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस करी थी, प्रतिबिंब वाला जो मामला यहाँ पे हो रहा था, तो उसी को ही जो छाया है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छाया मेनली क्या है, किसी अपारदर्शी जो ऑब्जेक्ट है उससे आर पार होने वाले या प्रकाश का जो आर पार नहीं हो पा रहा है तो उससे क्या होगा, उसके पीछे एक उसी के जैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। अब छाया के लिए बात करी गई है कि छाया के जो किनारे हैं, किनारे का जो भाग होता है वो कुछ भिन्न दिखाई देता है। मतलब आप अगर देखेंगे कि जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो क्या होती है, सेंटर का पोर्शन बहुत डार्क होता है, लेकिन साइड का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कुछ अलग दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक पूर्ति होती है। साइड से अगर हम देखें तो इमेज जो बन रही है उसकी साइड में हल्की सी ब्लर, मतलब थोड़ी सी जो है बहुत डार्कनेस नहीं दिखाई देती है, तो उसको क्योंकि वहाँ पे लाइट पड़ रही होती है, कुछ हिस्सा लाइट का पड़ रहा होता है, इस वजह से उस पोर्शन को हम उपछाया बोलते हैं। छाया का आकार प्रकाश की स्रोत की दिशा, दूरी एवं आकार पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि छाया का जो आकार होता है किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश के स्रोत की दिशा, दूरी और आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इमेज बन रही है। और हम छाया से ये भी नहीं वो कर सकते हैं कि अगर इमेज बन रही है तो वो एग्जैक्ट इमेज होगी, यानी कि वो उस वस्तु की एग्जैक्ट उसकी जो है आकृति और उसका आकार वगैरह ये सब बता रही होगी या उसकी पोजीशन बता रही होगी। तो अब ऐसा हम नहीं वो कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाथ से जब हमने ये बनाया तो ऐसा लग रहा है कि स्नेक की इमेज है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार छाया पर्दे पर या किसी सतह पर ही दिखाई दे सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि छाया जो है वो सिर्फ पर्दे पर ही दिखाई देती है। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे, मतलब जितना यहाँ पे पोर्शन इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक, देखिए चैप्टर के कंप्लीट होते हुए एक चीज़ आपको क्लियर कर देनी है। यहाँ पे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था प्रतिबिंब के बारे में और नीचे हम लोग ने छाया के बारे में पढ़ा। इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। छाया सिर्फ इतना दिखाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और सीधी रेखा में जब चल रहा है तो उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन जब पड़ेगा तो पीछे की तरफ इमेज बन जाएगी, सिंपल। लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, और लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब और छाया दोनों के लिए पर्दा ज़रूरी है, यानी कि ये दोनों ही पर्दे पर दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब के लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। पहली बात तो प्रतिबिंब बनता कैसे, प्रतिबिंब प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन की जो प्रोसेस होती है, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण जब जहाँ जा करके मिलती है, ठीक है, तो वहीं पर ही इमेज बनती है। ठीक, अब ये जो इमेज है वो वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है। वास्तविक पर्दे पर मिल जाएगी, आभासी इमेजनरी होती है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है या फिर जो छाया है, इन दोनों में यही डिफरेंस है मेन। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है अध्याय 14, ये है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे जो हैं, रुकिए आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपको ऐसे ही बताया था। ठीक है, एडिसन जो है वो यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्ब के बनने में। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम देखेंगे एडिसन की एक स्टोरी, एंड ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे कि जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले इन्होंने किया है बल्ब के निर्माण में, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे जो है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लाइट की जो व्यवस्था हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एडिसन को। तो इनकी स्टोरी हम लोग एंड में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बल्ब को दिखाया गया है कि एक बल्ब जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो कैसे एक बल्ब वर्क करता है, ठीक है। कि पहली बात तो बल्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऊपर की तरफ एक आपको ये छोटा सा तार टंगस्टन है यहाँ पे, लेकिन ये तार फोल्ड कॉयल की तरह इसमें दिखाया गया है। इसमें से दो तार निकले, एक इधर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसका एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। इन दोनों में से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। यही फिर आगे जा करके सेल से जुड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके के जो बल्ब हैं उसे आपने देखा भी होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेल का जो सेल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सेल के सिरे को हमें पहचानना है। सेल के सिरे को हम कैसे पहचानेंगे? एक तरफ छोटी घुंडी बनी हुई है, सेल आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, एक तरफ इस तरीके से बना रहता है, एक तरफ एकदम चपटा होता है, ठीक है। तो छोटी घुंडी जो होती है वहाँ का निशान कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से इसको हम धन सिरा बोलते हैं। और जो चपटी सतह वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ऋण सिरा बनाता है, मतलब नेगेटिव का निशान। तो यहाँ हमने देखा कि एक सेल जो है उसका पॉजिटिव सिरा कैसा होता है और इसका नेगेटिव सिरा कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किट दिखाई गई है कि एक सर्किट में जो ये बल्ब लगा हुआ है वो कैसे जुड़ेगा, कि सेल को किस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि बल्ब जो है इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन होता है, ठीक है, और जो सेल होता है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अक्सर करके जो सर्किट होगी वो कौन सी सही होगी, जिसमें एग्जैक्टली जैसे इसमें तार हटा हुआ है, इसमें एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का है कि सेल के दोनों सिरे, जो बल्ब है उसके दोनों सिरे से जुड़े होने चाहिए, और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। मतलब सेम जो सिरा है वो एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहिए, तभी जो है हमारा परिपथ कंप्लीट होगा। अब बिजली का परिपथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो, बल्ब तक विद्युत धारा तार से पहुंचती है और सेल से तार में, तार से बल्ब में, और फिर बल्ब से होकर तार के ही जरिए सेल के दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का यह जो एक पूरा चक्कर है, इसी को ही, और विद्युत धारा के आने जाने के इस चक्कर को ही हम क्या बोलते हैं? परिपथ यानी सर्किट बोलते हैं। जब धारा जब बहती है तो हम कहते हैं कि सर्किट पूरा या चालू है। सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहती है तो हम कहते हैं सर्किट अधूरा या कहीं से कटा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे हमने दो तार ले लिए, या सिमिलर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इनका जो नेगेटिव पोर्शन है, सेल का जो नेगेटिव है वो बल्ब के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और इधर इसका जो पॉजिटिव है वो सेल के नेगेटिव, इधर वाला जो यहाँ वाला जो होता है सिरा, उससे जुड़ा होगा। तो जब ये पूरा परिपथ कंप्लीट है तो बल्ब हमारा जल रहा है, और यहीं से अगर मान लीजिए ये तार यहाँ से हट जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी बिहाफ पर बोला गया कि सर्किट कंप्लीट है या फिर अधूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि यहाँ पे सर्किट की बिहाफ पर ही हम ये देखेंगे कि कुछ वस्तुएं हम बीच में जोड़ करके ये देखेंगे कि वो जो वस्तुएं हैं वो चालक हैं या फिर कुचालक हैं, विद्युत की चालक हैं या विद्युत की कुचालक हैं, ठीक है। अब जैसे पहले विद्युत की चालक या कुचालक होता क्या है? जिस वस्तु या पदार्थ, ठीक है, के बीच में जोड़ने पर बल्ब जलता है उसे विद्युत की चालक बोलते हैं। विद्युत धारा के चालक धारा के बहने में इतनी कम रुकावट डालते हैं कि बल्ब जलता रहता है। मतलब ये जो चालक होते हैं बहुत कम जो है रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत कम रुकावट डालते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता, उन्हें कुचालक कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा के बहने को रोकते हैं, ठीक है, और इस वजह से जल नहीं, मतलब कि सॉरी, जो बल्ब है वो नहीं जल पाता। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में ही कि यहाँ पे जो की है वो क्या है? लोहे की की बनी है, ठीक है, या किसी भी मेटल की है। मतलब मेनली यहाँ पे क्या है कि जब हम एक कोई धातु लगाते हैं तो हमारा बल्ब सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है और बल्ब हमारा जलने लग जाता है। वहीं यहाँ पे एक रबर मान लीजिए रख दिया गया या फिर कुछ और भी कोई स्पंज वगैरह रख दिया गया, तो ये क्या होता है कि ये मतलब बीच में से सर्किट को कट कर देता है, क्योंकि धातुएँ जो होती हैं उनमें से विद्युत का प्रवाह होता है, इस वजह से वो विद्युत की सुचालक हैं, और जो अधातु होती हैं उनमें से नहीं होता, इसलिए वो क्या है? कुचालक हैं। यहाँ पे यही तालिका दी गई है जिससे हम ये बता देंगे कि लोहे की चाबी जो है वो चालक है, कांच की पट्टी को चालक है, चौक को चालक है, 50 पैसे का सिक्का यानी मेटल का बना हुआ है तो वो चालक है, सूती धागा का कपड़ा, ठीक है, तो ये सब जो है कुचालक हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मेनली हमने यही देखा कि जो चीज़ें धातु की बनी हुई हैं, यानी लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, वो सब क्या है? उनमें से मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस वजह से वो क्या है? मतलब विद्युत धारा की चालक है, ठीक।
ठीक। अब यहाँ पे हवा के बारे में बात करी गई कि हवा चालक है या कुचालक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसी सर्किट बनाई जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया इस परिपथ में तार के सिरों के बीच क्या वाकई कुछ मौजूद नहीं है। जैसे अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई जाएगी, हवा जो है उसको विद्युत धारा का चालक और कुचालक क्यों कहा जा रहा है। हवा का कुचालक होना हमारे लिए कितने फ़ायदे की बात है। अगर आप इस सर्किट को ही देख लें यहाँ पे, हाँ ये वाले ही सर्किट देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि पहले क्या था, यहाँ पे मेटल की एक की लगी हुई थी, ठीक। अब दोबारा बार सर्किट ऐसी हो कि जिसमें से ये की को हटा ही दिया जाए और एक तार इधर है एक तार इधर है, बीच में हवा है, ठीक। तो हम क्या देखेंगे कि बीच में जो गैप है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें तो हवा ही होगी, तो वो तब ऐसा होने पर बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हवा क्या है, विद्युत की कुचालक है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि जो है कभी भी शॉर्ट सर्किट या कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हवा में करंट उतरता तो कोई ज़िंदा ही नहीं रहता, क्योंकि कहीं पे भी करंट उतर सकता है। इस वजह से हवा का कुचालक होना भी फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि टॉर्च में विद्युत सर्किट कैसे बनाते हैं, टॉर्च सेल जो है वो कैसे तैयार होता है। तो आप यहाँ पे देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई कि किस कंडीशन पे जो बल्ब है वो जल रहा है, किस कंडीशन पे नहीं जल रहा है। तो ये दो सर्किटें हैं। पहली वाली सर्किट में देखिए कि ये वाला जो पॉजिटिव वाला सिरा है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में जुड़ रहे हैं तब बल्ब जल रहा है, ठीक है। और यहाँ का भी जो अरेंजमेंट है, इधर वाला नेगेटिव वाला जो सिरा है सेल का, वो इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बल्ब के, और इसका जो पॉजिटिव वाला है वो इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा टॉर्च का बल्ब है वो जल रहा है क्योंकि परिपथ हमारा कंप्लीट है। वही दूसरी तरफ जहाँ बल्ब नहीं जल रहा है उसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को जो है एक दूसरे के पास है, ठीक। और दूसरी चीज़ कि यहाँ का इसका जो ये वाला जो पॉजिटिव सिरा है वो इसके वाले पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहा है। कहने का मतलब यह है सेम पोल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैसे भी जो है रिपल्शन का काम होता है। तो ऐसे में परिपथ कंप्लीट नहीं है और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। अच्छा, टॉर्च के बटन की बात करी है। टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच लगा होता है, इसी को ही दबाकर आगे खिसकाने या बल्ब मतलब आगे खिसकाते तो बल्ब जल जाता है। स्विच को पीछे हटाने से बल्ब बुझ जाता है, यानी स्विच से ही सर्किट का पूरा या अधूरा होना डिसाइड होता है। अब टॉर्च को अब खोल कर देखेंगे तो हमें स्विच या प्लास्टिक का तार अंदर से मतलब होती है जो लोहे की पट्टी है उससे जुड़ा हुआ दिखेगा। स्विच को आगे पीछे करने पर ही यही जो पट्टी है वही आगे पीछे होती है, जिससे परिपथ हमारा कंप्लीट और मतलब अधूरा होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्लास्टिक का ये पूरा आवरण यहाँ पे दिखाया गया। ये जो ये स्लाइडिंग स्विच है यही क्या करता है, ये जो पट्टी है इसी को ही ऊपर और नीचे करता है। जैसे ये नीचे होगी तो ये बल्ब से इसका कनेक्शन हट जाएगा। भाई साइड सी बात है, वायर का क्या होगा, बल्ब से अगर कनेक्शन नहीं होगा, बल्ब के पॉजिटिव नेगेटिव पोल से अगर नहीं जुड़ेगा तो कैसे जल जाएगा वो, ठीक है। तो यही जो स्लाइड स्विच जो है वो नीचे की तरफ करेंगे तो ये पट्टी हट जाएगी और ये बल्ब से नहीं टच हो पाएगा, और जब ऊपर की तरफ करेंगे तो ये पट्टी जुड़ जाएगी तो ये बल्ब से टच होगा, टॉर्च जल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना गर्म मतलब इतना अधिक गर्म हो जाता है कि उसमें से भी रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जगमगा उठता है। हमने देखा कि जो बल्ब है उसमें एक बहुत ही पतला सा तार होता है, ठीक है, जो कि टंगस्टन का तार है। इसमें से जब विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा बहने पर ये तार में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब उसी हीट की वजह से ही जब वो हीट प्रोड्यूस होती है तो बल्ब और ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। मतलब उसका थोड़ा बैलेंस ये भी रहता है कि बल्ब बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, लेकिन इतना गर्म होता है कि उसी से ही लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह में ही जो ये जो है हीट प्रोडक्शन जो होता है इसी से ही बल्ब जलता है। अब यहाँ पे बल्ब का आविष्कार या एडिसन की पूरी कहानी बताई गई है। एडिसन की मतलब यही कहानी है कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले जो है बल्ब का जब आविष्कार किया तो बल्ब के आधार पर इन्होंने सबसे पहले बिजली का बल्ब सबसे पहले बनाने का जो श्रेय जाता है वो एडिसन को जाता है, ठीक है। और इनकी कहानी तो आप सबने सुनी है। अब इन्होंने जो बल्ब बनाते समय में जो वायर का यूज़ किया है बस वही यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने प्लैटिनम धातु के एक धागे जैसे पतले तार में विद्युत धारा को बहाकर देखा। तो हमने ये पाया कि जो मतलब उन्होंने ये देखा कि ये जो तार था वो गर्म होकर रोशनी तो दे रहा था लेकिन कुछ ही पल में जल करके टूट गया। तो ये एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे मतलब अब जलने की एक स्टेप तो आगे बढ़ गया कि वो जल करके रोशनी दे रहा है, लेकिन जब टूट गया तब इसमें ये हुआ कि अब थोड़ा सा और कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना काजल पुते जो धागे
काजल पता हुआ धागा यानी कि कार्बन फिलामेंट जो होता है इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये फिलामेंट बिजली के बहने पर कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 45 घंटे तक लगातार प्रकाश देता रहा। यानी कि ये जो है ऐसा जो मतलब कि इन्होंने फिलामेंट के फॉर्म में इसको बनाया कि वो 45 घंटे तक ये पूरी रोशनी दी, लेकिन उसके बाद फिर ये भी फ्यूज़ हो गया। इसके अलावा फिर उसके बाद इन्होंने क्या, उसने इस आविष्कार को सबसे पहले, अच्छा इसके बाद एक चीज़ और उन्होंने यूज़ करी कि जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसके अलावा बहुत सारे जो है वाइल्डली कुछ ऐसे जो है मतलब पदार्थ का यूज़ किया जिससे जो है 3-4 दिन या हफ्तों तक के जो है बल्ब चला, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो गया। तो ये जो आविष्कार था इसकी सबसे पहली खबर जब इनका जो आविष्कार की ये कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बल्ब को बनाने में, ठीक है, इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो ये खबर जब पहली बार 1879 में दिसंबर माह में अमेरिका के अखबार में ये छपी थी, ठीक है, तो ये पता चल गया कि पूरी दुनिया में मतलब ये तहलका मच गया था कि एडिसन ने जो है वो मतलब कि ये दावा किया है कि वो लाइट या बल्ब का आविष्कार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कई सारे बल्ब लगा करके उन्होंने अपने जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पूरा सब जगह लाइटनिंग का सिस्टम कर लिया था कि उसको जला करके दिखाया कि हाँ मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उनका जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी साल लगे लेकिन सक्सेस की तरफ बढ़ता रहा। एट द एंड क्या हुआ कि अब हम लोग देखते हैं कि जब उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब देखने को मिला, तो अब हम लोग अब अपने घरों में जो बल्ब देखते हैं उसमें हम लोग जो वायर यूज़ जो फिलामेंट यूज़ होता है उस वो टंगस्टन होता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि साल भर हमारा पूरा बल्ब जो है वो कभी कभी पूरा पूरा साल चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये धातु का कि बल्ब का जो आविष्कार एडिसन ने किया कई सालों में किया और सबसे पहला श्रेय इन्हीं को ही जाता है, और इन्होंने फाइनली पूरे जो मतलब पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से लाइटनिंग में मतलब कि एक तरीके से जगमगा दिया, ठीक। तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट चैप्टर है हमारा चुंबक, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैग्नेट की एक कहानी बहुत मशहूर है। यूनान के जो क्रीट नामक जो द्वीप था वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम मैग्नस था, जो कि बकरियों को चरा रहा था। तो उसका जो डंडा था उसमें थोड़ी सी लोहे की छड़ वगैरह लगी हुई थी। जब उसने किसी कंकड़ों के बीच में या कंकड़ों को हटाने की कोशिश उसने करी तो उसके जो है डंडी में कुछ उसने देखा कि उसके लोहे के हिस्से में कोई कोई एक पत्थर चिपका हुआ है, जिसको यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है तो हम ये आपको बता दे रहे हैं, लोड स्टोन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस मतलब कि ये देखा गया कि उसमें भी वो जो लोड स्टोन जो पत्थर था इसमें जो है चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय गुण को देखा गया। इसके अलावा एक यहाँ पे साइंटिस्ट है वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, इन्होंने भी सन 1580 में, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चुंबक पर और इसको पूरा पेपर वर्क के फॉर्म में दिखाया गया था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि चुंबक जो है इसमें आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए पहली बात तो चुंबकीय वस्तुएं जो होती हैं अगर वो चुंबक की ओर, चुंबकीय वस्तुएं का मतलब कि जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रही हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर खींचती हैं उनको चुंबकीय वस्तु बोलते हैं। अचुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की तरफ नहीं खींचती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अचुंबकीय वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देख लेंगे लोहा है, ठीक है, और जो है मतलब लोहा मोस्टली लोहा है, या जो मेटल वाली जो चीज़ें होती है खासकर लोहे की यहाँ पे बात की जाती है कि वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब 2 ध्रुव वही पॉजिटिव नेगेटिव पोल यहाँ पे होता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर देखेंगे कि दोनों ही आप छड़ चुंबक लें या फिर नाल चुंबक लें तो उसमें एंड पे आप देखेंगे कि लोहे के जो बुरादे हैं वो चिपके हुए वहाँ पे मिलेंगे ठीक है। एक यहाँ पे और चीज़ बताई गई, चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो नाल चुंबक में आप यहाँ पे देखेंगे और छड़ चुंबक में भी आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं, चुंबक का ध्रुव बोला जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोहे की बुरादे या जो धातुएं होती हैं वो चिपकती हैं, ठीक है। चुंबक का प्रभाव क्षेत्र पूछा गया है। अब प्रभाव क्षेत्र में अगर छड़ चुंबक लें तो हम यहाँ पे देखिए एक पेपर ले लें या फिर जो है दफ्ती का कोई टुकड़ा ले लें, तो उसमें हम बीच में जो छड़ चुंबक रखेंगे और उसके चारों तरफ लोहे का बुरादा रखेंगे तो धीरे धीरे और इसको हिलाते जाएंगे, ठीक है, वो जो पेपर वगैरह जो भी लें तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक पूरी एक जो है एक नया एक अलग से स्ट्रक्चर बना चला जा रहा है। तो यही क्या होता है, चुंबकीय फील्ड होती है जो कि चुंबक के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत बनती है, ठीक है। सॉरी, इसके अलावा आप देखिए नाल चुंबक की अगर हम बात करें तो
नाल चुंबक में भी वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे यहाँ इसके थ्रू जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। अभी आप लोगों ने नाल चुंबक देखा भी था। चुंबक से दिशा का पता लगाना। अब चुंबक से दिशा का पता कैसे लगाते हैं? एक ऐसी निडल लें, एक ऐसी सुई लें जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में पहले रख लें, तो उसमें चुंबकत्व की जो गुण हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम एक पिन लगा करके उसको फ्री छोड़ दें और उसको घुमा दें, तो हम देखेंगे कि वो एक कुछ फिक्स जो डायरेक्शन है वहीं पे ही जा कर के रुकती है। तो ऐसी सुई को ही जो है हम चुंबकीय सुई बोलते हैं। अब वो फिक्स डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो ऐसी चुंबकीय सुई से भी हम उन डायरेक्शंस को बता सकते हैं और मैग्नेट को इस तरीके से लटका के भी बता सकते हैं कि मैग्नेट असल में जो है वो कुछ ऐसी फिक्स डायरेक्शंस हैं जहाँ पे जा कर के रुकता है। वो जो डायरेक्शन है वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए, यह दिशा उत्तर दक्षिण की दिशा है। मतलब जहाँ पे मैग्नेट जा कर के फिक्स हो जाता है कि हम चाहे उसको जितना भी घुमाएं वो एक ही डायरेक्शन में जा कर के रुकता है, तो वो कौन सी? उत्तर दक्षिण की दिशा है। चुंबक का वह सिरा जो ध्रुव को उत्तर की ओर रोकता है उसको जो है उत्तर ध्रुव बोला जाता है, और दक्षिण की ओर रोकने वाले को दक्षिण ध्रुव बोला जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे चुंबक का यह गुण सदियों से दिशा पता करने के लिए उपयोग में लाया गया है। अब से 800 साल पहले यानी कि 21वीं शताब्दी में भी जो चीनवासी थे उन्होंने देखा कि लटका हुआ जो लोडस्टोन था वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ही मतलब स्थिर हो जाता है। तो इस वजह से वो इसको लटकाए रहते थे अक्सर करके नाव में, और जब कभी तूफान की कंडीशन होती थी तो डायरेक्शन पता करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते थे। ठीक है। और आजकल जो पहले जो यूज़ किया जाता था उसकी ही बिहाफ पर आजकल जो यूज़ किया जाता है दिशा पता करने के लिए, उससे हम दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप जो है मैग्नेटिक कंपास एक तरीके से देख सकते हैं। दिक् सूचक यही चुंबकीय सुई होती है या चुंबकीय दिक् सूचक होता है, जिसके आधार पर हम जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो है इनकी डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे दिखाया गया कैसे आप इसको बना सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे मेन यही बात है, चुंबकों के बीच आकर्षण और विकर्षण वाला जो बल होता है इसका क्या रोल है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई वस्तु जब विकर्षण होता है तब असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं। विकर्षण का मतलब है कि रिपल्शन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब विकर्षण होता है तब असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं या सामने होते हैं, मतलब आमने सामने होते हैं या फिर एक ही तरफ होते हैं असमान ध्रुव। तो असमान ध्रुव का मतलब सिंपल क्या बोला गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। तो ये बोला गया है जब विकर्षण होगा, रिपल्शन तब होगा जब सेम पोल यानी पॉजिटिव की सामने होगा। पॉजिटिव के सामने होगा तो दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि विकर्षण का फोर्स लगेगा। और वही अगर पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने होंगे तो क्या होगा, आकर्षण का फोर्स लगेगा, यानी कि अपोजिट पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी के ही आधार पर हम जो है किसी भी छड़ या किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके दो सिरे ले सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को उसके ऊपर रख करके ये डिसाइड करेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बन रही है वो एज अ कंपास के फॉर्म में वो काम कर रहा है या जो साउथ और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसको बता पा रहा है या नहीं। बस इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।